गुड मॉर्निंग। जीके क्विज में आप सभी का वेलकम है। यह क्विज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है अधिक अनुकूलनशीलता, दृढ़ राज्य, जनता द्वारा सहभागिता, सत्ता की कम संभावनाएं। इसका उत्तर आप में कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसका सही उत्तर है दृढ़ राज्य। जी, दृढ़ राज्य। अब राज्य में दृढ़ता आएगी कहाँ से? शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है। कौन सर्वोपरि होता है? केंद्र, जो कि राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करता है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत पूर्ण लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1951, 26 नवंबर 1930, 26 नवंबर 1949। तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था, क्योंकि इस दिन इसकी जो प्रस्तावना थी उसे अंगीकृत कर दिया गया था, लेकिन शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शेष संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य व कितने संघ क्षेत्र बने? 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, 17 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, 15 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने। इसका सही आंसर है 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। 14 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर। और 6 संघ कौन से हैं? दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप। तो हमारे ये थे 1956 के राज्य और संघ क्षेत्र। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार, संघीय सरकार, संसदीय सरकार, राष्ट्रपति शासित सरकार। इसका सही उत्तर है संघीय सरकार। संघीय सरकार का मतलब क्या होगा? जिसमें दोहरी नागरिकता हो। दोहरी नागरिकता मतलब संघ एवं राज्य, जो भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लाई गई है। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थानीय सरकारें आधार हैं अभिजात तंत्र का, धर्मनिरपेक्षवाद का, लोकतंत्र का, आरक्षण का। इसका सही आंसर है लोकतंत्र का। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का सीधा आशय लोगों से है, अर्थात जब लोग जुड़ेंगे तभी तो लोकतंत्र बनेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? 2, 3, 5, 6। इसका सही आंसर है 5। ये रिटें कब जारी की जाएंगी? जब कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो 5 क्या क्या हैं? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है अधिकारपेक्षा, तीसरा है उत्प्रेषण, चौथा है परमादेश और 5वां है प्रतिषेध। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है,
अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन, व्यक्तिगत स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन, विधि के नियम का उल्लंघन, विधि के समान संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन। इसका सही उत्तर है व्यक्तिगत स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) आर्टिकल 23 के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये किस आर्टिकल में है? 20(3) के। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसको निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है? धर्म का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। इसका सही उत्तर है स्वतंत्रता का अधिकार। जी, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 22 के अधीन, कौन से अनुच्छेद? 22, आर्टिकल 22 के अधीन किसी व्यक्ति को 3 माह तक, अधिकतम 3 माह तक नजरबंद किया जा सकता है। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, आयरलैंड। इसका सही आंसर है आयरलैंड। भारत के संविधान में अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा जो है वो कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार, स्वेच्छा निर्णय मतलब विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? वित्तीय आपातकाल घोषित करना, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75(1) आर्टिकल 75 के प्रावधान के तहत स्वविवेक से प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 2, 12, 15, 20। इसका सही आंसर है 12। अब ये किस अनुच्छेद में आएगा? यह आता है अनुच्छेद 80(1) आर्टिकल 80 के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर कला, साहित्य, विज्ञान व सामाजिक सेवा के क्षेत्रों से संबंधित 12 व्यक्तियों का राज्यसभा के सदस्य के रूप में चयन कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, तीनों सेवाओं में वरिष्ठतम चीफ, राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। पूरे सेना की जो कमान होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है। कैसा? नाम मात्र का, मतलब कार्य जो किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? प्रधानमंत्री के द्वारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार, कौन सा आर्टिकल? 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। किसको सौंप सकता है? उपराष्ट्रपति को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? इंदिरा साहनी केस, कार्यक्षेत्र में महिलाओं का अधिकार,
एसडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, करतार सिंह केस अल्पसंख्यक अधिकार, विशाखा केस केंद्र राज्य संबंध। इसका सही आंसर है एडीएम जबलपुर केस अस्पताल में नागरिकों का अधिकार। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सबको जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। इंदिरा साहनी केंद्र सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण दिया गया था, और ये कब दिया गया था? 1992 में। अगला है एडीएम जबलपुर केस, ये आपातकाल में नागरिकों के संबंधी अधिकार इसमें दिए गए हैं। फिर है करतार सिंह केस, इसमें आतंकवादी घटना से संबंधित कानून है। फिर है विशाख केस, इसमें महिला आरक्षण संबंधी बात है। अगला है सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, बढ़ईगिरी। इसका आंसर है कृषि। सिंधु सभ्यता के लोग का आर्थिक आधार कृषि एवं पशुपालन था, जिसकी मुख्य फसल क्या थी? कपास। इनकी मुख्य फसल क्या थी? कपास।